नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 30 ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जिसका टाइटल है चमत्कारों के नियम, यानी द लॉज़ ऑफ द मिरेकल, राइट? सो उस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये चैप्टर थोड़ा-सा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आगे बढ़ता है, इसलिए थोड़ा-सा इसमें टाइम लगेगा, यानी इसमें 2-3 पार्ट्स में मैं इसको बना पाऊँगा। अ, पहला पार्ट मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दूसरे पार्ट में आज हम थोड़ा-सा और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो दी हुई है यहाँ पर योगानंद जी ने, उसके लाइट में हम देखेंगे कि किस तरीके से इन चीज़ों को समझा जा सकता है, यानी नेचर को समझा जा सकता है। नेचर वास्तव में क्या है, राइट? उसके बारे में बात की जा रही है। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर एंड किया था कि जो ये पूरा का पूरा नेचर है, ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, इसकी जो पूरी की पूरी क्रिएशन जो है, पूरा जो ताना-बाना बुना गया है, वो केवल और केवल लाइट है और कुछ नहीं है। तो कुछ चीज़ें जो कि साइंस में आपने पढ़ी होंगी और आज की डेट में आप पैदा हुए हैं, आपने अब पढ़ी होंगी, लेकिन ये किताब जब लिखी गई 1935 में योगानंद जी के द्वारा और उससे भी पहले इनके जो गुरु थे, जिन्होंने इन सिद्धांतों को इन्हें समझाया, जिनके साथ इन बातों पे उनका डिस्कशन हुआ करता था, युक्तेश्वर गिरि जी, उन्होंने तो अपनी होली साइंस 1885 में ही लिख दी थी, 1890s के अराउंड ही लिख दी थी, राइट? तो उन सब चीज़ों को ज़रा आप सोच करके देखिए कि उस समय उन्होंने किस तरीके से कनेक्ट कर लिया था कि सारा का सारा जो कुछ वेदों में ज्ञान भरा पड़ा है, वो सब बातें अब विज्ञान भी बोलने लगा है, विज्ञान भी अब वही भाषा बोलने लगा है, राइट? तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 13 में आज इस पार्ट 2 में आगे की बातें, राइट? तो पिछले वीडियो में हमने आइंस्टीन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, वहाँ पर कुछ बातें की थी और प्रकाश के बारे में कुछ थोड़ा-सा अध्ययन हमने स्टार्ट किया था। आज हम देखेंगे कि आगे आइंस्टीन की ही जो खोज थी, डायमेंशनल रिलेटिविटी, ठीक है? डायमेंशनल रिलेटिविटी के बारे में आइंस्टीन ने बताया था और उस डायमेंशनल रिलेटिविटी यानी कि जिसमें अ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ-साथ एक एक्सिस की और बात की जाती है जिसे टाइम का एक्सिस कहते हैं। उस टाइम के एक्सिस के बारे में जब बात की गई एक्स, वाई, जेड, टी ये अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक्स, वाई, जेड, टी ये जो चौथा आयाम है यानी कि टी जो टाइम है, जो 4th डायमेंशन है, उसके बारे में बात की जाती है, उसके बारे में बताया जाता है और कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं पढ़ कर के बुक आती है एक आई डोंट नो हू वाज़ द राइटर बट हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स की एक बुक आती है उसमें आप माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा-सा पढ़ सकते हैं जहाँ पर आइंस्टीन का जो एनर्जी एंड मास का इक्वेशन था उसको प्रूव करने की कोशिश की गई है। तो आप देख सकते हैं या फिर आप गूगल पे ही सर्च मार सकते हैं माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है? तो ये जो डायमेंशनल रिलेटिविटी थी, इस थ्योरी के आने के बाद ये चीज़ प्रूव हो गई कि जो हमारा टाइम है, इट इज़ जस्ट एन इल्यूज़न ये टाइम भी कुछ और नहीं है, केवल और केवल एक भ्रम है, राइट? जो जो कुछ इस ब्रह्मांड में दिख रहा है, वो सब कुछ केवल और केवल प्रकाश की वजह से है और यहाँ पर जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, वो टाइम और कुछ नहीं है, वो केवल और केवल हमारा एक मति भ्रम है। वो केवल एक भ्रम हमारे लिए है। ठीक है? तो आइंस्टीन ने क्या किया कि कुछ समय के बाद अपनी इन चीज़ों पे काम करने के बाद, डायमेंशनल रिलेटिविटी पे काम करने के बाद, उन्होंने क्या किया कि जो ग्रेविटेशन के बारे में जो बात की गई थी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल्स थे, इन दोनों को मिला करके एक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी हमारे सामने रखी। जो यूनिफाइड फील्ड थ्योरी है, उसमें उन्होंने ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल, राइट? इन दोनों चीज़ों को मिला करके सामने रखने की कोशिश की और इनको मिक्स करके हमारे सामने ये रखने की कोशिश की कि ये सब कुछ प्रकाश ही है। अल्टीमेटली दिस इज़ ऑल ड्यू टू द लाइट। तो जिस समय वो अपने इन चीज़ों पे काम कर रहे थे, उसी समय ये बुक लिखी गई थी। तो उस समय ये चीज़ हो चुकी थी कि उन्होंने ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल इन दोनों को मिला करके एक नई थ्योरी सामने रखने की कोशिश की थी। उसका थ्योरेटिकल पोर्शन पेश किया था जिसको यूनिफाइड फील्ड थ्योरी कहते हैं, राइट? तो वो तब तक थी, अब उसके आगे जितने भी इसमें एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो कुछ भी इसमें निष्कर्ष सामने निकल कर के आए हैं, वो चाहें तो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ कर के देख सकते हैं, यूट्यूब पे या कहीं पर भी ये चीज़ें अवेलेबल होंगी, राइट? ये चैप्टर जो है ये थोड़ा-सा साइंटिफिक लेवल पर उन चीज़ों की बात करता है, जिन चीज़ों के बारे में हमारे पास ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू फोकस इज़ द लाइट यानी कि हमारा, आपका, हम सबका नेचर लाइट ही है। हम सब लाइट से ही बने हैं, राइट? हमारा शरीर प्रकाश का ही शरीर है और ये बातें कई बार कही भी जाती हैं, वेदों में भी जो है ये बात बताई जाती है कि हमारा शरीर एक जो है लिंग ज्योति है, राइट? ज्योतिर्लिंग है हमारा जो जीव है, जो हमारा जीवात्मा है, वो एक लिंग की उसकी एक उसका एक लिंग है, ठीक है? एक ज्योतिर्लिंग है, उसमें एक प्रकाश है,
राइट? तो ये प्रकाश की देह है, हमारा जो शरीर है, ये प्रकाश का शरीर है। ये प्रकाश की देह, इसके बारे में हमने द होली साइंस में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डीप जाने की कोशिश आप मत कीजिएगा। द ओनली थिंग अ, यहाँ पर इन चीज़ों को एक्सप्लेन क्यों किया गया है, आई वुड लाइक टू से कि द ओनली रीज़न इज़ कि आप ये जान सको कि सारे के सारे एक्सपेरिमेंट एक समय पर, जिस समय उन्होंने ये बुक लिखी थी, उस समय पर इसीलिए किए जा रहे थे ताकि इस संसार का जो ताना-बाना है, जो पूरी की पूरी ये जो क्रिएशन हम देखते हैं, ये प्रकाश से ही बना है, इस चीज़ को साइंटिफिकली प्रूव किया जा सके। इस वजह से ये सारी चीज़ें उस समय सामने अलग-अलग वैज्ञानिक सामने ला कर के रख रहे थे, राइट? और इसके अलावा एक चीज़ और जो सामने निकल कर के आई, वो ये थी कि जिस एटम से ये पूरा का पूरा यूनिवर्स बना है, वो एटम कुछ और नहीं है, वो एटम ही मेन पावर है, वो एटम ही मुख्य शक्ति है, राइट? उसी में मुख्य शक्ति है, उसी एटम की वजह से ही ये सारा का सारा क्रिएशन है। तो ये बात उस समय तक आ चुकी थी, जिस समय ये बुक लिखी जा रही थी। इसके अलावा उन्होंने एक आर्थर स्टैनले, कोई साइंटिस्ट थे, उनका स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है। आर्थर स्टैनले ने ये बोला था कि भौतिक विज्ञान केवल परछाइयों के खेल का अवलोकन करता है। यानी जो फिज़िक्स है वो केवल और केवल उन चीज़ों को स्टडी कर रहा है जो एक वास्तविक चीज़ की, हमें नहीं पता है कि वो वास्तविक चीज़ क्या है। उस वास्तविक चीज़ की परछाई, यानी उसके कारण जो कुछ भी है, उसको स्टडी कर रहा है। यानी परमात्मा के कारण जो कुछ ये सृष्टि में है, उसको स्टडी कर रहा है। जैसे मेरे कारण मेरी परछाई है, ठीक है? मेरे कारण ही मेरी परछाई है। टेबल कहीं पर है तो टेबल की परछाई बनेगी, अगर वो नहीं है तो वो नहीं बनेगी। यानी कोई भी चीज़ बिना उसकी परछाई के नहीं है। कोई भी परछाई बिना उस किसी वास्तविक चीज़ के नहीं है। तो इस संसार में जो कुछ हम स्टडी कर रहे हैं, वो केवल और केवल एक वास्तविक चीज़ की परछाई है, राइट? वो वास्तविक चीज़ क्या है? वो वास्तविक चीज़ जो है, जिस चीज़ से ये पूरा का पूरा अ, ब्रह्मांड बना है, उसको कहा जाता है मनोमय। मनोमय तत्व या मन तत्व उसको कहा जाता है। यानी ये पूरा का पूरा संसार, ये पूरी की पूरी सृष्टि एक मन तत्व से बनी है और अंततः वह मन तत्व भी प्रकाश की ही अभिव्यक्ति है, ईश्वर के प्रकाश की ही अभिव्यक्ति है। ये यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा एक डॉक्टर डेविसन के बारे में बताया गया है। डॉक्टर डेविसन का नाम आपने सुना होगा, अगर आपको पता हो तो डॉक्टर डेविसन को नोबेल प्राइज़ मिला था, राइट? क्यों मिला था डॉक्टर डेविसन को नोबेल प्राइज़? डॉक्टर डेविसन को नोबेल प्राइज़ मिला था इस चीज़ को खोजने के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम में प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी जो प्रकृति होती है, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन द्वैत है, यानी डुअल है। इलेक्ट्रॉन का नेचर डुअल है। राइट? डुअल नेचर का मतलब क्या है? एक नेचर तो उसका ये है कि वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। दूसरा नेचर उसका ये है कि वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन है, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो यही इसका डुअल नेचर है, यानी द्वैत प्रकृति है। केवल और केवल ये ना तो वेव की तरह है और ना ही केवल ये कणों की तरह है। ठीक है? या कण उसको क्या कह सकते हैं? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की तरह भी नहीं है केवल, और ना ही केवल ये वेव्स की तरह है। ये दोनों का नेचर अपने पास रखता है, यानी लाइट इज़ पार्टिकल एज़ वेल एज़ वेव, राइट? ये दोनों चीज़ें अपने पास रखता है, दोनों ही गुण इसके पास होते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है और ये चीज़ तो डॉक्टर डेविसन ने साबित कर भी थी दी थी, बताई भी थी। इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर है। एक तो वेव वाला नेचर है, वेव वाले नेचर की वजह से ही इसमें क्या है? लाइट है। ये लाइट एमिट क्यों करता है? क्योंकि वेव वाला नेचर है। आपने अगर थोड़ा-सा आपको ध्यान हो और अगर आप पढ़ना चाहें तो हाई स्कूल की या 12th की, आई थिंक 12th की बुक आप पढ़ कर के देखिएगा। 12th की बुक में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब एक क्लास से दूसरी क्लास में कूदते हैं, राइट? एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदते हैं, यानी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे, कई एनर्जी लेवल्स होते हैं हमारे एटम में। तो जब एक एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन दूसरे एनर्जी लेवल पे कूदता है, राइट? किसी भी वजह से, राइट? तो जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाता है तो इट एमिट्स लाइट। ये लाइट एमिट करता है। तो ये जो जाता है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, तो वो जो जाने वाली प्रक्रिया है, वो वहाँ पे इसकी तरंग प्रकृति के कारण ही लाइट को प्रकट करती है। लाइट का जो एमिशन है, वो केवल और केवल इसी वजह से होता है। जो लाइट एमिटिंग डायोड होता है, एलईडी जो होता है, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर कूदाया जाता है इलेक्ट्रॉन को। आयनाइज़ कर दिया जाता है, गैसेज़ होती हैं, उनको आयनाइज़ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी अपनी एनर्जी जो है बढ़ जाती है। एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे कूदने लगते हैं। जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे कूदते हैं, दे एमिट द लाइट, ठीक है? तो वो जो लाइट एमिट करते हैं, वही लाइट हमें दिखाई देती है। आप सोचिए,
वो सारे पार्टिकल्स जो अक्रिय गैसों के होते हैं, इनर्ट गैसेस के होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स के साथ खेल करके लाइट पैदा कर दी जाती है। यानी कि ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा का पूरा जो क्रिएशन है, अल्टीमेटली वो लाइट ही है। यही चीज़ को साबित करने की यहाँ पर कोशिश की गई है, राइट? और यही है ही, राइट? ये अभी हम जान रहे हैं, इन लोगों के एक्सपेरिमेंट के बाद हम जान रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट तो आपने पढ़े भी नहीं होंगे, ना ही आपको ये याद रहते होंगे। आई वुड सजेस्ट कि ये चीज़ें एट लीस्ट डॉक्टर डेविसन का नाम, एट लीस्ट आर्थर स्टैनले का नाम और एट लीस्ट जो आइंस्टीन है, उन्होंने क्या किया था, इन 3 चीज़ों को आप याद रखें। द रीज़न इज़ कि हमारे अपने लोगों में इतनी हीन भावना है, हमारे भारतवर्ष के लोगों में, कि अगर कोई व्यक्ति उन्हें बताए कि वेदों में ऐसा लिखा है, तो उनको बड़ी ही हीन भावना प्रतीत होती है कि वेदों में ऐसा लिखा है, समझ में नहीं आता कैसे कह रहे हो, क्या है? उन्हें विश्वास ही नहीं है कि हमारे वेदों में कोई दम हो सकता है। उनके दिमाग में हीन भावना भरी गई है, इस हीन भावना को हमें निकाल कर के बाहर फेंकना है। राइट? क्योंकि उल्टे-सीधे जो विचार चल रहे हैं पूरी दुनिया में, जो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, उन विचारों से इस संसार का भला नहीं हो सकता। केवल और केवल इस संसार का भला वास्तविक आध्यात्मिक विज्ञान कर सकता है। इसलिए अपने बच्चों के दिमाग से और हमारे जो जनरेशन के लोग हैं, उनके दिमाग से ये कूड़ा, ये गंदगी निकाल के फेंकनी होगी, जो हीन भावना कही जाती है। तो इसीलिए इन चीज़ों को आप ज़रूर याद रखें और जब भी, कहीं पर भी किसी की हेल्प करनी हो, किसी की जिज्ञासा का समाधान करना हो, किसी से बहस नहीं करना है। किसी की जिज्ञासा का समाधान करना और किसी से बहस करना 2 अलग चीज़ें हैं। कोई व्यक्ति मुझसे ये कह सकता है कि ज्योतिष क्या है? राइट? हो सकता है उसमें जिज्ञासा हो जानने की, हो सकता है वो जानना चाह रहा हो कि ज्योतिष है क्या? ऐसे व्यक्ति की जिज्ञासा शांत करें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा हो कि ज्योतिष है क्या? और आप उसका मंतव्य जानते हैं कि वो आपको नीचा दिखाने के लिए या फिर आपसे ये बताने के लिए कि देखो तुम कितनी इलॉजिकल बात अभी करोगे, ये दिखाने के लिए अगर वो आपसे ये प्रश्न पूछता है, इन दैट केस उसको जवाब ना दें। क्योंकि वो पहले से किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं बैठा है। जो आदमी अपने दिमाग के दरवाजे बंद करके बैठ जाता है, उसके दरवाजे भड़भड़ाने का कोई लाभ नहीं है। जिज्ञासु व्यक्ति की जिज्ञासा का समाधान कीजिए, जिसमें जानने की इच्छा है, उसकी इच्छा का समाधान कीजिए। उसकी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। लेकिन जिसकी इच्छा यही है कि वो किसी प्रकार से अपनी बात को साबित करने के लिए या अपनी हनक को साबित करने के लिए वो एक अलग डायमेंशन पे बैठ करके आपसे डिस्कशन करने बैठता है और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वही ज्योतिष है क्या? ज़रा बताओ ज़रा मैं भी देखूँ क्या बताना चाह रहे हो? कितनी इलॉजिकल बातें तुम करते हो ज़रा मैं भी देखूँ। जिसके मन में ये इच्छा हो उससे बात ना करें, उसके हाथ जोड़ लें, कहेंगे तुम बड़े बाप के तुमने ऐसे बोल के आप निकल लो कि भैया तुम बड़े बाप के तुम्हें बड़ा ज्ञान है, तुम रखो अपने पास हमें जाने दो, हमें तो यही बेवकूफ़ी आती है। राइट? वहाँ से निकल लीजिए। बेवकूफ़ों से बहस करने का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है? तो जो हमने लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में पढ़ा वो ये साबित करता है और ये साबित है भी। थोड़ा-सा साइंस आप पढ़ लीजिएगा। बेसिकली अगर आप द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ रहे हैं तो क्लास 12th की खास करके जो जहाँ पर आपको एलईडी के बारे में, डायोड के बारे में, ट्रायोड के बारे में पढ़ाया जाता है और थोड़ा-सा आपको जो लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड फुंड ये याद रखिएगा। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड ये सीरीज़ होती हैं। ये सीरीज़ वो बताती हैं कि किस तरीके से एनर्जी जनरेट होती है जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर कूदता है, राइट? जब किसी एटम से कोई फोटॉन आकर के टकराता है, फोटॉन जो कि प्रकाश के कण होते हैं, उन्हीं को फोटॉन कहते हैं। वो फोटॉन जब आकर के टकराता है तो किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसफ़र करने की वजह से वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में कूद जाता है, अपर एनर्जी लेवल में कूदता है। जब वो कूदता है तो उस समय वो लाइट एमिट करता है। उसी तरीके से जब किसी वजह से इलेक्ट्रॉन अपने हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे कूदता है तो उस केस में भी वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में एमिट करता है। तो सब कुछ अल्टीमेटली लाइट ही है। राइट? जब कोई भी द्रव्यमान नष्ट होता है, कोई मास नष्ट होता है, जब कोई मास डिस्ट्रॉय होता है, तो भी वो लाइट एमिट करता है। उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होने के कारण आप उसे देख पाएँ, ना देख पाएँ, वो अलग चीज़ है। लेकिन जिन चीज़ों को आप देख सकते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, ये सब सारी चीज़ें एक निश्चित वातावरण में उसको देखा जा सकता है, उस लाइट को। यानी हमारा जो प्रकाश का देह है, जो जिसे हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं, जिसे लिंग शरीर कहते हैं, राइट? हमारा जो शरीर होता है ना, इसका एक लिंग शरीर होता है। इस लिंग शरीर को इस शरीर से बाहर देखा जा सकता है। अगर आप एक निश्चित एनवायरनमेंट में इस लिंग शरीर को देखना चाहें तो। उसके लिए जो भी एनवायरनमेंट चाहिए वो हमारे वेदों में, पुराणों में एक लिंग शास्त्र हुआ करता था जो कि
अ भृगु ऋषि द्वारा लिखा गया था, उसमें इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। जैसे हमारा शरीर होता है, वैसे ही एक लिंग शरीर होता है। लिंग शरीर में जो चेंज करोगे, हमारे शरीर में भी वो चेंज हो जाएगा, राइट? ये उस लिंग शास्त्र में बताया गया है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं डिस्कस नहीं कर सकता। कली हनुवाणी में उसके बारे में मैंने डिस्कस किया, अगर आप चाहें तो कली हनुवाणी 2.0 को जाकर के देख सकते हैं। उसमें हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है। ठीक है? लिंग शास्त्र के बारे में एक है वीडियो, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें लिंग शास्त्र, उसमें जो है उसके थंबनेल में लिंग शास्त्र लिखा हुआ आएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो प्रकाश का शरीर है, अब क्योंकि हम तो जो डायोड, ट्रायोड ये सारी चीज़ें, लाइट एमिटिंग डायोड ये सब यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर इनर्ट गैसेस को भर के वो एनवायरनमेंट पैदा कर देते हैं ताकि जो लाइट निकल रही है वो दिखाई दे। अगर इसी तरीके से अगर एक वातावरण, प्रॉपर वातावरण हमारे सामने तैयार कर दिया जाए, तो हमारे शरीर का जो लिंग शरीर है, इस शरीर को भी विज़िबल, लिंग शरीर को भी विज़िबल किया जा सकता है, बट वी डोंट नो कि वो कैसे विज़िबल होता है, किस एनवायरनमेंट में वो विज़िबल हो सकता है, राइट? तो हमारा अपना बॉडी जो पूरा का पूरा है, ये भी एक लिंग शरीर रखता है। उसमें होने वाले सारे चेंज हमारे भीतर उन चेंजों को दिखाते हैं। मैटर में उतना ही चेंज होगा जितना उस लाइट में चेंज हो जाएगा, राइट? लाइट की एनर्जी में जितना चेंज होगा लिंग शरीर में, उतना ही हमारे शरीर में चेंज हो जाएगा। उस लाइट का जो पूरा का पूरा जो ज्योतिर्लिंग होता है, उसमें बहुत सी लाइट वेव्स होती हैं। कुछ लाइट वेव्स ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर का निर्धारण करती हैं कि हमारा शरीर इंसान का होगा, किसका होगा। कुछ लाइट वेव्स उसमें ऐसी होती हैं जो इस बात का निर्धारण करती हैं कि हमारा रंग कैसा होगा। सारी लाइट वेव्स जिसको आज की डेट में आप डीएनए, आरएनए कहते हो ना, कुल मिला कर के उन्हीं चीज़ों से मिल कर के वो पूरा का पूरा लिंग शरीर बना होता है। हमारे शरीर में वो डीएनए, आरएनए की तरह दिखाई देता है, बट होता ये है कि उसकी एक कॉपी एक लिंग शरीर के रूप में रहती है। उसी की परछाई ही ये पूरा शरीर होता है। तो इस शरीर में जो कुछ हमें भौतिक रूप से दिखाई देता है, असल में वो प्रकाश के रूप में पहले से ही उपस्थित होता है, जिसे लिंग शरीर कहा जाता है। आप जाकर के पढ़िएगा ज़रूर, अगर आपने कली हनुमाणी बाकी चीज़ों को नहीं पढ़ा है, तो इस चैप्टर को आप ज़रूर पढ़िएगा, जिसमें लिंग शरीर की बात की गई है, जिसको भृगु ऋषि ने लिखा था लिंग शास्त्र के नाम से। उसको आप जाकर के ज़रूर सुनिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर लाइट एमिटिंग डायोड के एग्ज़ाम्पल से आपको ये समझ में आ गया कि एवरीथिंग इज़ लाइट, राइट? जो कुछ भी है, जो पार्टिकल्स हैं, उनको लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है और लाइट ही हर मैटर के फॉर्म में कन्वर्ट हुई पड़ी है, राइट? तो एंटायर वर्ल्ड इज़ डुअल, क्योंकि इन्हीं बेसिक चीज़ों से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो पार्ट हो ही गया, जब एटम से ही सारी चीज़ बनी है, तो एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये पूरा का पूरा नेचर अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन से भी बना हुआ है, राइट? तो अब इलेक्ट्रॉन का नेचर अगर डुअल है, तो पूरे के पूरे संसार का नेचर भी क्या होगा? डुअल होगा, राइट? ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। डुअलिटी ऑफ नेचर, ये संसार द्वैत है और किससे आया है? उस अद्वैत से। यही तो हमारे वेदों का कथन है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। नाउ एक चीज़ और यहाँ पर आती है, एक बुक का नाम यहाँ पर आता है जिसके बारे में बताया यहाँ पे, द मिस्टीरियस यूनिवर्स, जो कि जेम्स जेम्स जीन्स ने लिखी थी, जेम्स जीन्स ने लिखी थी। इसमें उन्होंने ये बताया था कि जो नॉलेज का फ्लो है, जो ज्ञान का प्रवाह है, वो आज के समय में, यानी जब ये बुक लिखी जा रही थी, उस समय ये उनका स्टेटमेंट था कि जो ज्ञान का प्रवाह है, यानी द फ्लो ऑफ नॉलेज जो है, वो आज की डेट में इन भौतिक शरीरों से, यानी जिससे हम मैकेनिकल काम लेते हैं, इन मैकेनिकल शरीरों को छोड़ करके अब जो है नॉन मैकेनिकल लेवल पे भी समझ में आने लगा है, राइट? यानी केवल और केवल इन शरीरों से या फिर भौतिक शरीरों से जो हम काम कर सकते हैं, जो चमत्कार हम कर सकते हैं या जो काम हम करवा सकते हैं किसी दूसरे से, वो काम अब हम ये समझ सकते हैं कि वो विचार के लेवल पर पहले होते हैं। यानी इन भौतिक शरीरों के पीछे भी एक वैचारिक शरीर है, विचारों को रखने वाला शरीर है, उसी से सब कुछ चलता है, जो कि और वो मन क्या है? वो नॉन मैकेनिकल है, राइट? तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स रेदर दैन अ टूल, ये कोई टूल हो, रेदर दैन अ टूल इट लुक्स लाइक यू नो इट लुक्स लाइक अ थॉट, ये एक विचार की तरह प्रतीत होता है कि ये पूरा यूनिवर्स एक विचार है, एक थॉट है, रेदर दैन कि ये कोई टूल हो। ये पूरे के पूरे एक विचार की तरह प्रतीत होता है। ये लाइन उन्होंने कही थी जेम्स जीन्स ने। तो ऐसे-ऐसे वैज्ञानिकों के नाम भी आप याद रखिए, जिन्होंने थोड़ा अंदर के लेवल पर आकर के, आध्यात्मिक स्तर पर आकर के विज्ञान को परिभाषित करने की कोशिश की है, ताकि उनकी जिज्ञासाओं का समाधान आप कर सकें, जिनको वाक़ई में जानना है। ठीक है? तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि अब जो है विज्ञान भी वेदों की भाषा ही बोलने लगा है। स्पीड ऑफ लाइट इज़ नॉट कांस्टेंट रेदर अ कंप्लीट नंबर, ये कहा जाता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, ई इज़ इक्वल टू एमसी स्क्वायर, जो इक्वेशन बना था, राइट? इसमें सी जो है वो कांस्टेंट कहा जाता है, जिसको कहा जाता है लाइट की स्पीड, राइट? स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पर योगानंद जी ये कह रहे हैं कि ये स्पीड ऑफ लाइट को आप कांस्टेंट मान तो लेते हो,
लेकिन ये एक ऐसा कांस्टेंट है कि इसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरा कांस्टेंट और पैदा किया ही नहीं जा सकता। अब जैसे अलग-अलग इक्वेशंस में अलग-अलग कांस्टेंट आपने यूज़ किए होंगे आज तक। अगर आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में चीज़ों को पढ़ा है, तो कांस्टेंट एक जो है रिलेशनशिप जब बनाते थे, तो वहाँ पर एक कांस्टेंट को लिया जाता था और उस कांस्टेंट की कुछ एक वैल्यू होती थी। जैसे अगर आप पाई देखें, तो पाई की एक वैल्यू है, राइट? तो एक पाई एक कांस्टेंट है, उसी तरीके से दूसरे जो वैल्यूज़ हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट हो गया, वो भी एक कांस्टेंट है। और जो हमारा ग्रेविटेशन होता है, उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, हालाँकि वो थोड़ी-सी बदल जाती है। हमारे इक्वेटर्स पे अलग होती है, हमारे पोल्स पे अलग होती है, राइट? तो ये जितने भी कांस्टेंट्स हैं, दुनिया में कई तरीके के कांस्टेंट्स हो सकते हैं। एक-दूसरे के रिस्पेक्ट में भी कई कांस्टेंट हो सकते हैं, राइट? जैसे ग्रेविटेशन को ही आपने देखा, जो जी की वैल्यू है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, राइट? और जब आप पोल्स पे जाते हो तो वहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप पढ़ लीजिएगा जा कर के। साइंस को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको इस चैप्टर को समझने के लिए। तो वहाँ पर अगर आप देखें, तो जी यानी कि ग्रेविटेशन खुद अपने आप में 2 अलग-अलग कांस्टेंट रखता है। लेकिन जब हम लाइट की स्पीड की बात करते हैं, तो लाइट की स्पीड इसके ऊपर या इससे ज़्यादा वैल्यू का कोई कांस्टेंट एक्सिस्ट कर ही नहीं सकता, राइट? ये उन्होंने बताया है। इससे ज़्यादा वैल्यू का, जिसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा हो लाइट की स्पीड की, इतनी ज़्यादा वैल्यू का कोई कांस्टेंट एक्सिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए इसको कांस्टेंट कहना सही नहीं है। वी कैन से इट एज़ अ कंप्लीट नंबर, इट्स अ कंप्लीट नंबर। ये उन्होंने यहाँ पर कहा है। दैट इज़ जस्ट अ थॉट, राइट? ये उनके अपने थॉट हैं और इट मेक्स सेंस टू मी। अब आपके लिए कितना मेक सेंस करता है, आई डोंट नो। आपकी मर्ज़ी है, मानना ना मानना, आपके पास दूसरे थॉट हो सकते हैं। माय ड्यूटी इज़ कि जो कुछ मैं इस बुक से पढ़ा रहा हूँ, दैट आई शुड प्रेज़ेंट टू यू एज़ इट इज़, जो कुछ इस बुक में लिखा हुआ है। ये चैप्टर थोड़ा टफ है। मुझे भी अच्छा खासा समय लग रहा है इसको एक्सप्लेन करने में, समझने में कि मैं क्या बोलूँ, ऐसे क्या बताऊँ चीज़ें जो कि आपको ये आसानी से आत्मसात करने में थोड़ा एक थोड़ा-सा फ़ीज़िबल हुई है, सो दैट आप आसानी से इसको अपने भीतर थोड़ा-सा ग्रैस्प कर सकें, राइट? तो यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें आ गई हैं, इसमें स्पीड ऑफ लाइट की जब बात की जाती है, तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे तेज़ है, राइट? बहुत बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलने वाली चीज़ जो है, वो स्पीड ऑफ लाइट की से ही चलेगी। और यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे-जैसे स्पीड बढ़ती है, वैसे-वैसे किसी वस्तु का, किसी भी चीज़ का द्रव्यमान बढ़ता जाता है, राइट? जैसे अगर आपने 2 ग्राम की एक गोली ली है, ठीक है? 2 ग्राम की एक गोली है, इसका वज़न केवल 2 ग्राम है। लेकिन अगर आप इसको स्पीड बढ़ाएँ इसकी, इसको अपने हाथ से फेंकें, तो ये 2 ग्राम की गोली जिस आदमी को जा कर के लगेगी, उसका जो इम्पैक्ट होगा, वो 2 ग्राम का नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? तो ये 2 ग्राम का नहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा 2 ग्राम से ज़्यादा m इंटू v। आपने मोमेंटम पढ़ा होगा, संवेग के बारे में पढ़ा होगा। संवेग का मतलब होता है इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम, मोमेंटम मीन्स मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी की वजह से जो संवेग है, वो क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। किसी चीज़ को जब आप किसी वेलोसिटी से फेंकते हैं, किसी वेग से फेंकते हैं, तो होता क्या है कि उसका जो संवेग है वो बढ़ जाता है और वो चीज़ जो 2 ग्राम की थी, अब वो 2 ग्राम वाला इम्पैक्ट नहीं डालती, वो अकॉर्डिंग टू द स्पीड वो इम्पैक्ट डालती है। अब क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है, वो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है, इसलिए जब इस लाइट की स्पीड से कोई भी चीज़ जा कर के किसी से अगर टकराती है या अगर वो चलती है, तो उसका जो मास होगा, जो मा यानी कि जो संवेग होगा, यानी उसका जो वास्तविक अब m इंटू v जिसको कहते हैं, वास्तविक जो द्रव्यमान अब हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? वो बेसिकली अब इनफ़ाइनाइट हो जाएगा, राइट? इनफ़ाइनाइट उसका द्रव्यमान हो जाएगा। तो अगर वो इनफ़ाइनाइट हो जाएगा, तो ज़रा सोचिए किस स्पीड से जाकर के वो टकराएगा और सामने वाले का क्या करेगा? इसलिए जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स आकर के हमसे हमारे शरीर से टकरा रहे हैं, हम उनको अनुभव नहीं कर पाते। अगर किसी तरीके से अगर हम उनको अनुभव करने लगें, तो ऐसा लगेगा कि हज़ारों तीर आपके शरीर पर लग रहे हैं लगातार हर सेकंड, राइट? लेकिन हम सबको प्रकाश की एक देह मिली है, जिसकी वजह से हम सबके पास अलग-अलग अनुभव करने की क्षमता है, कुत्ते-बिल्लियों के पास अलग है, इंसानों के पास अलग है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो इस चीज़ को समझ लेता है, वो लॉज़ ऑफ मिरेकल को समझ जाता है। लॉज़ ऑफ मिरेकल को कैसे समझ जाता है? अब उन्होंने बताया है सिद्ध पुरुषों के बारे में। सिद्ध पुरुष क्या करते हैं कि वो अपने आप को प्रकाश के स्तर पर ले आते हैं। किसके थ्रू? क्रिया योग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, अपने ज्ञान के थ्रू, उसके साथ योग करके, परम शक्ति के साथ योग करके अपने आप को लाइट के लेवल पर ले आते हैं। यानी जिस लेवल पर लाइट है, जो प्रकाश का मूल स्वभाव है, अपने आप को प्रकाश के उसी मूल स्वभाव पर ले आते हैं।
जब वो अपने आप को प्रकाश के उस मूल स्वभाव पर ले आते हैं, तो किसी भी जगह पर जाना, कहीं से भी निकलना, किसी भी तरह से अपने आप को देख पाना, कहीं पर भी अपने आप को प्रकट कर लेना, ये चीज़ें उसके लिए संभव हो जाती हैं। यहाँ पर कोई तरीका नहीं बताया गया है कि कैसे होता है ये। यहाँ पर पूरी की पूरी थ्योरी दी गई है। मैंने इसको अनुभव नहीं किया है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच मेक सेंस टू मी, देयर आर फ्यू थिंग्स जिसके लिए मुझे अभी भी सोचना पड़ता है। मेरी ड्यूटी बस इतनी है कि जो कुछ किताब में जैसे लिखा है, वैसे आपके सामने रखूँ। जो लिखा है, वो आपके सामने रखूँ। इसमें आप मुझसे ये बहस मत कीजिएगा कि कैसे हो सकता है। मेरी ड्यूटी क्योंकि बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं कि ज़रा मुझे बताइए, वो बहस करने के मोड में आ जाते हैं। भैया मैं यहाँ पर किताब को एज़ इट इज़ जैसे लिखी है वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं कोई अपनी तरफ से कोई विचार नहीं डाल रहा हूँ। इसमें जो विचार लिखे हैं किताब में, हो सकता है कि उनमें से बहुत से विचारों से मैं इत्तेफ़ाक रखता हूँ। दे मेक सेंस टू मी, हो सकता है आपके लिए मेक सेंस ना करें। लेकिन यही तो सफ़र का आनंद है, यही तो ज्ञान की यात्रा का आनंद है कि हर चीज़ आपको स्वयं खोजनी है। आपने एक केवल और केवल एक गाइडिंग लाइट की तरह चीज़ों को देख लिया, किताबों को पढ़ लिया, लेकिन आपकी यात्रा अपने आप होनी है। इसलिए मैं बार-बार ये कहता हूँ कि यहाँ जो कुछ मैं बताता हूँ, उसमें आप मुझसे मत पूछने बैठ जाइए कि हाँ आप मुझे ज़रा ये बताइए कि ये हो कैसे सकता है? ज़रा करके दिखाइए, आप इतने बड़े हैं तो कुछ ये क तो ये फालतू के क्वेश्चन आई डोंट नो कि लोग पढ़े-लिखे होते हैं, कभी स्कूल के पीछे से निकले भी होते हैं या नहीं। स्कूल के आगे या स्कूल के अंदर बैठे हों तो बड़ी बात है, मुझे तो लगता है कभी स्कूल के पीछे से भी नहीं निकले होते हैं कि दे डोंट अंडरस्टैंड कि बुक एक्सप्लेन की जा रही है और जो बुक में लिखा है वो मुझे बोलना पड़ेगा। वो मुझे बोलना बताना पड़ेगा। और वो क्या कहते हैं कि हाँ, इसको साबित करके दिखाओ, क्या बात कर रहे हो? इसलिए इस तरह के कमेंट से बचें, ठीक है? बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनसे मैं इत्तेफ़ाक रखता हूँ इनमें और बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका मैंने कोई अनुभव नहीं किया है। ख़ास करके अपने आप को प्रकाश की देह के रूप में मैंने अनुभव नहीं किया है बट इट मेक्स सेंस टू मी इतना ही है। ठीक है? मैंने अभी तक अनुभव नहीं किया है, मेरे पास अभी कोई ऐसा अनुभव नहीं है, ठीक है? और यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि चमत्कार उसी के लिए समझ में आने लायक हैं, जो प्रकाश को इस पूरी की पूरी सृष्टि के आधार तत्व के रूप में देखता है। जो भी प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँच रहा है, चाहे वो पानी के रूप में आ रहा हो, चाहे वो ज़मीन से टकरा कर आ रहा हो, ये सब जितना भी प्रकाश है, अल्टीमेटली वो जो ज़मीन है, वो भी प्रकाश है, वो जो पानी है ना, वो भी प्रकाश है क्योंकि सब कुछ तो इलेक्ट्रॉन से ही बना है, सब कुछ तो एटम से ही बना है और एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब हैं। तो जो कुछ है, वो उस लाइट से ही है। राइट? और इलेक्ट्रॉन्स की जो वेव नेचर है उसकी वजह से ही लाइट है और इन एटम्स से ही सारे के सारे मैटर बने हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे ज़मीन हो। इसलिए पानी के रूप में जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो भी प्रकाश है और ज़मीन के रूप में जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो भी प्रकाश है और जो व्यक्ति इस रहस्य को जान जाता है और इसका अनुभव कर लेता है कि हाँ, मैं प्रकाश ही हूँ, फिर वो ज़मीन के रास्ते से, पानी के रास्ते से, किसी भी रास्ते से आना-जाना उसके लिए संभव हो जाता है, ऐसा इस किताब में बताया गया है। इस चैप्टर में बताया गया है। और ऐसा कैसे संभव करते हैं ज्ञानी? वो मन को एकाग्र करके संभव करते हैं। वो अपने आप को प्रकाश के रूप में देख पाते हैं। जब मन को एकाग्र करते हैं क्रिया योग के माध्यम से या योग का जो भी साधन होता है गुरु कृपा के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, वो प्रकाश के रूप में जब अपने आप को देख पाता है, तब वो किसी भी लेवल पर ट्रैवल कर सकता है। इसके आगे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल एक दिया गया है, आँख पर जो हमारे चित्र बनते हैं, जो कुछ मैं देखता हूँ, इनफैक्ट जो कुछ मुझे दिखाई देता है, अभी आप लोग मुझे देख रहे होंगे, मैं अभी अपने कैमरे को देख रहा हूँ, जिसको देख कर के मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, वो मेरी आँखों पे जो पार्टिकल्स हैं, जो लाइट जो पार्टिकल्स के फ़ॉर्म में भी है ना, वो पार्टिकल्स आकर के मेरे रेटिना पे जब गिरते हैं, तब वो एक चित्र बनाते हैं। कई पार्टिकल्स, कई लाखों, करोड़ों में पार्टिकल्स आकर के मेरी रेटिना पे गिर रहे हैं। राइट? और लाइट की स्पीड से आकर के गिर रहे हैं, इसलिए मुझे ज़रा-सा भी डिफ़रेंस या टाइम लैग दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि लाइट की स्पीड इतनी तेज़ है कि भाई मुझे बिल्कुल डिफ़रेंस दिखाई नहीं दे सकता कि अब जो है आ रही है, वो पार्टिकल्स आ रहे हैं क्योंकि वो तो लाइट की स्पीड से आके टकरा रहे हैं, राइट? इस वजह से क्या है कि ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं, लेकिन ये पार्टिकल्स कभी भी इंडिविजुअली मुझे नहीं दिखाई देते। मतलब इतनी डिले है ही नहीं कि इंडिविजुअली देख पाऊँ। यानी जो कुछ है वो प्रकाश की वजह से ही है। ये सारा भ्रम प्रकाश की वजह से है। असल में ये पार्टिकल्स हैं जो मेरे आँखों पे आके गिर रहे हैं और मुझे क्या लग रहा है कि कोई चीज़ लगातार मुझे दिखाई दे रही है। लगातार क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि सामने वाली चीज़ से जो लाइट पार्टिकल्स आ रहे हैं, आकर के मेरे रेटिना से टकरा रहे हैं, वो लाइट की स्पीड से आकर के टकरा रहे हैं क्योंकि वो लाइट ही हैं। तो असल में जो कुछ हमें दिख रहा है वो जो है पार्टिकल्स ना दिख करके एक पूरी की पूरी इमेज दिखाई दे रही है, जो असल में एक भ्रम है। असल में कई पार्टिकल्स आकर के उस पूरी की पूरी इमेज को मेरी आँखों के रेटिना पे बना रहे हैं, तब मैं उसे देख पा रहा हूँ। तो है कुछ और, दिखता कुछ और है।
यही चीज़ बताई गई है, इसी को भ्रम कहा गया है, इसी को माया कहा गया है, राइट? Every person who knows and has experienced that nature of universe is a light, he can do the miracles, he can understand all the miracles. ठीक है? एंड अगेन यस लास्ट में मेरा ये स्टेटमेंट इट्स अ डिस्क्लेमर आई डू नॉट हैव एक्सपीरियंस बट इट दीज थिंग्स मेक सेंस टू मी दीज थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू मी और जो चीज़ मेक सेंस नहीं करती है उस चीज़ का मैं आगे स्टडी करता चला जाता हूँ। तो ये जो पार्ट था, आज का जो ये जो वीडियो रहा होगा, ये थोड़ा-सा आपको टेढ़ा, थोड़ा-सा टफ लग रहा होगा। आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा-सा आप साइंटिफिक फैक्ट्स को थोड़ा-सा पढ़ लें। जो-जो चीज़ें मैंने नाम ली, जहाँ पे समवेग यानी कि मोमेंटम के बारे में बताया, माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट बोला मैंने आइंस्टीन का इक्वेशन बोला, ठीक है? मैंने उसके अलावा 2-3 साइंटिस्ट के और नाम लिए जिसमें जो कि इस बुक में लिखे हुए हैं और उनके सेंटेंसेस बताए। इनके बारे में थोड़ी-सी डिटेल स्टडी आप कर लें। इसको थोड़ा-सा आप पचाएँ ताकि आप पचाने के बाद इसके अगले पार्ट को देख पाएँ क्योंकि ये चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये साइंस के साथ अध्यात्म को जोड़ता है, इसलिए इसको पचाएँ इस चैप्टर को एंड आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो आज वेडनेसडे है, आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो ऑन सैटरडे। अब थर्सडे, फ्राइडे 2 दिन बीच में आप इसको पचाएँ, राइट? और मैं भी इस जिसका जो बचा हुआ पोर्शन है, उसके नोट्स बना करके देन आई विल एक्सप्लेन इट ऑन सैटरडे, राइट? क्योंकि मैंने तो इन चीज़ों को जिस तरीके से लिया, वो लिया ही। लेकिन मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है सो दैट इट मेक सेंस और कुछ फ़ायदा हो उसको सुन कर के कि हाँ, आपको कुछ समझ में तो आए, राइट? इस वजह से आई नीड सम टाइम इस ये चैप्टर आई एक्सेप्ट ये चैप्टर इतना सीधा नहीं है, ये आसानी से समझ में नहीं आ रहा। इसमें एक चैप्टर और है, चैप्टर नंबर 43 वो और भी खतरनाक है, जिसमें युक्तेश्वर जी के पुनरुत्थान यानी कि वो दोबारा से अपनी मृत्यु के बाद वो दोबारा से योगानंद जी के सामने आते हैं और उन्हें आकर के इस ब्रह्मांड के सारे रहस्य बताते हैं और वो सारा का सारा चैप्टर उसी उन्हीं बातों से भरा हुआ है। तो वो भी चैप्टर बड़ा टफ है। तो ये चैप्टर और वो चैप्टर उसमें आई विल टेक टाइम क्योंकि ये थोड़े टेढ़े हैं। कई बार आपको सुनने भी पड़ सकते हैं, यहाँ क्या कहा जा रहा है। कुल मिलाकर के क्रक्स इतना ही है कि एवरीथिंग इज़ लाइट और जो कुछ हम देख रहे हैं वो भ्रम है। क्यों? क्योंकि लाइट पार्टिकल्स के फॉर्म में इस पूरे के पूरे यूनिवर्स को बनाती है जिसको हम एक रूप में देख पाते हैं, राइट? लेकिन असल में वो कई पार्टिकल्स के रूप में प्रकट कर देती है। उन पार्टिकल्स की वजह से ही ये सारी चीज़ें हमारे सामने कई रूपों में आती हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।